आज हम एक ऐसी किताब पर फिर से नजर डाल रहे हैं जिसने सच कहूं तो दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया बदला है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। पर हम सिर्फ पुरानी बातें नहीं दोहराएंगे। हमारे पास ना इस किताब की एक समीक्षा है और हम इस समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस किताब के सिद्धांत जो करीब 2 दशक पुराने हैं, क्या वो आज भी उतने ही काम के हैं? आज की दुनिया तो इतनी तेजी से बदल रही है। क्या ये बस एक मोटिवेशनल कहानी है या इसमें वाकई कुछ ठोस सबक हैं जो आज भी इस्तेमाल हो सकते हैं? तो जैसा हम जानते हैं, ये कहानी है 2 पिताओं की। एक पुअर लैड जो खूब पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, सुरक्षा को बहुत महत्व देते थे। हाँ, पारंपरिक सोच वाले। बिल्कुल। और दूसरे थे रिच डैड, स्कूल ड्रॉप आउट पर बिजनेस और निवेश की गजब की समझ रखते थे। उद्यमी मानसिकता। तो हमारा काम है आज इस समीक्षा के जरिए किताब के जो मुख्य संदेश हैं और आज के समय में वो कितने प्रासंगिक हैं उसको परखना। तो चलिए देखते हैं ये समीक्षा क्या कहती है। समीक्षा सबसे पहले उस बुनियादी फर्क पर बात करती है जिसे किताब ने बहुत फेमस किया, संपत्ति बनाम देनदारियां। एसेट वर्सेस लायबिलिटीज। हाँ, यानी ऐसी चीजें खरीदें जो पैसा आपकी जेब में डालें, मतलब संपत्ति, और वो चीजें नहीं जो पैसा जेब से निकालें, यानी देनदारियां। समीक्षा कहती है कि अमीर लोग संपत्ति बनाने पर फोकस करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, अपना कोई बिजनेस। हाँ, और यहीं पर समीक्षा एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट उठाती है। बात सिर्फ ये नहीं है कि बड़ी बड़ी संपत्ति खरीदो। ज्यादा चिंता की बात शायद ये है कि हम कैसे अनजाने में रोजमर्रा की जो आरामदायक लगने वाली चीजें हैं, जैसे हर साल नया फोन लेना या जरूरत से बड़ी गाड़ी खरीद ली जिस पर भारी लोन चल रहा है, उनको हम देनदारी बना लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समीक्षा के अनुसार धीरे धीरे हमारी आर्थिक आजादी को कम करती जाती हैं। हाँ, और हमें शायद पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। ये अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षा इशारा करती है कि कियोसाकी का जोर शायद इस बात पर ज्यादा है कि हम अपने खर्चों को कैसे देखते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं और उनके लंबे समय के असर को समझते हैं या नहीं। संपत्ति, जैसा आपने कहा, वो समय के साथ बढ़ती है या इनकम देती है। देनदारियां, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, आपकी कमाई को लगातार कम करती हैं। तो समीक्षा के हिसाब से ये सिर्फ बजट बनाने या पैसे बचाने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि आपका हर एक रुपया आपके लिए काम कर रहा है या आपके खिलाफ। और ये रोज के छोटे फैसले ही हैं जो अक्सर बड़ा फर्क पैदा करते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सीधे उस पॉइंट पर लाता है जिस पर समीक्षा काफी जोर देती है, वो है वित्तीय शिक्षा की जरूरत, फाइनेंशियल एजुकेशन। हाँ, समीक्षा मानती है कि स्कूल हमें अकादमिक रूप से तो तैयार कर देते हैं, मैथ साइंस सब पढ़ाते हैं, लेकिन पैसे की भाषा सिखाने में अक्सर पीछे रह जाते हैं। पैसे की भाषा मतलब अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, बाजार कैसे काम करता है, ये सब। समीक्षा के अनुसार कियोसाकी का तर्क यही है कि सिर्फ मेहनत करना या अच्छी सैलरी पाना ही काफी नहीं है। असली दौलत बनाने के लिए आपको ये समझना होगा कि पैसा काम कैसे करता है, उसे कैसे बढ़ाया जाए और कैसे उससे और पैसा बनाया जाए। और ये ज्ञान अक्सर हमारी पारंपरिक शिक्षा में नहीं मिलता। यहाँ समीक्षा एक संभावित वजह भी लिखाती है जो कियोसाकी के विचारों से काफी मिलती है। क्या हमारी जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है वो मुख्य रूप से अच्छे कर्मचारी, मतलब एम्प्लॉय बनाने के लिए डिजाइन की गई है, न कि स्वतंत्र विचारक, उद्यमी या निवेशक बनाने के लिए? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, समीक्षा इस पर कोई फैसला नहीं सुनाती, पर यह सवाल जरूर उठाती है। और इसका मतलब यह निकलता है कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी। ये सिर्फ अमीरों या फाइनेंस एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए जरूरी है जो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है। तो ज्ञान हासिल करना एक बात हुई, पर समीक्षा कहती है कि कियोसाकी के लिए खेल तो शायद इससे भी पहले शुरू होता है। हमारे दिमाग में। अच्छा, मानसिकता। हाँ, ये हमें तीसरे सबक पर लाता है, मानसिकता की शक्ति, द पावर ऑफ माइंडसेट। समीक्षा उस क्लासिक उदाहरण को याद दिलाती है, पुअर डैड का कहना, मैं ये नहीं खरीद सकता। एक लिमिट लगा दी। बिल्कुल। जबकि रिच डैड पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? कैसे? हाँ। समीक्षा कहती है कि यह सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है। पहला वाक्य बातचीत ही खत्म कर देता है, हार मान लेता है। हाँ। दूसरा वाक्य वो दिमाग को मजबूर करता है कि समाधान खोजो। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या सच में सिर्फ सवाल बदलने से नए रास्ते दिखने लगते हैं? समीक्षा तो यही मानती है।
देखिए, अगर हम इस मानसिकता के बदलाव का विश्लेषण करें, जैसा समीक्षा बताती है, तो ये सीधा सा मामला है। निष्क्रिय स्वीकृति बनाम सक्रिय समस्या समाधान, पैसिव एक्सेप्टेंस वर्सेस एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं नहीं कर सकता कहने से दिमाग बंद हो जाता है। सही बात है। लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ, ये रचनात्मकता को जगाता है, प्लानिंग को, एक्शन को, इन सब को न्योता देता है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कियोसाकी के अनुसार हमारी जो वित्तीय हकीकत है वो काफी हद तक हमारी सोच से ही तय होती है। और ये सीधे तौर पर छठे सबक से भी जुड़ता है, डर पर काबू पाने से। डर हमें रोकता है, जबकि ये सवाल हमें आगे बढ़ने, समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। ये मानसिकता वाला पॉइंट तो वाकई में बहुत दमदार लगता है। अच्छा, अब चौथे सबक पे आते हैं, जो आय के स्रोतों से जुड़ा है। नौकरी बनाम व्यवसाय बनाम निवेश, जॉब वर्सेस बिजनेस वर्सेस इन्वेस्टमेंट। हाँ, समीक्षा बताती है कि पुअर डैड के लिए नौकरी की सुरक्षा, एक फिक्स्ड सैलरी, पेंशन, ये सब कुछ था। ये एक जाना पहचाना सुरक्षित रास्ता लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। वहीं रिच डैड का जोर अपना बिजनेस बनाने और निवेश करने पर था। समीक्षा के अनुसार उनका मानना था कि दूसरों के लिए काम करके अमीर बनना लगभग नामुमकिन है। क्या ये आज भी उतना ही सच है, खासकर आज के दौर में? गिग इकॉनमी है, फ्रीलांसिंग है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। ये एक अच्छा सवाल है। समीक्षा इस पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहती, लेकिन ये हमें कियोसाकी के मूल तर्क पर सोचने को मजबूर करती है। देखिए, किताब नौकरी को देखती है एक्टिव इनकम के स्रोत के रूप में। मतलब आप अपना समय बेचते हैं, उसके बदले पैसा कमाते हैं। व्यवसाय और निवेश, इनमें पैसिव इनकम बनाने की क्षमता होती है, यानी आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आप हर वक्त काम नहीं कर रहे होते। अच्छा। समीक्षा बताती है कि कियोसाकी के दर्शन का केंद्र यही है, एक्टिव इनकम पर निर्भरता कम करो और पैसिव इनकम के स्रोत बनाओ। अच्छा। आज के ज़माने में तरीके बदल सकते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है, डिजिटल संपत्ति बना सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मूल सिद्धांत, जैसा समीक्षा बताती है, शायद वही रहता है। और यही पांचवा सबक है, पैसे से अपने लिए काम करवाएं, मेक मनी वर्क फॉर यू। जैसा आपने कहा, पैसिव इनकम। समीक्षा कुछ उदाहरण देती है, जैसे किराए से आए, स्टॉक से डिविडेंड, कोई रॉयल्टी आ रही हो, या फिर ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी रोज की भागीदारी जरूरी ना हो। इसके उलट समीक्षा पुअर डैड की मानसिकता को एक्टिव इनकम यानी सैलरी पर निर्भर बताती है। समस्या तो साफ है, अगर काम रुका तो पैसा भी रुक जाता है। बिल्कुल, रैट रेस जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन ये पैसिव इनकम का आइडिया सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या समीक्षा इस बात पर भी गौर करती है कि इसे बनाना कितना मुश्किल हो सकता है? कहीं ये बस कुछ खास लोगों के लिए ही हकीकत तो नहीं? हाँ, समीक्षा इस पॉइंट पर किताब की एक संभावित कमजोरी की तरफ इशारा करती है, जिस पर हम बाद में और बात करेंगे। लेकिन पैसिव इनकम के महत्व पर समीक्षा कियोसाकी के दृष्टिकोण को साफ तौर पर रखती है। उनके लिए वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब ही यही है कि आपकी पैसिव इनकम इतनी हो कि आपके रहन सहन के खर्चे पूरे हो जाएं। अच्छा, मतलब आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। जरूरत हो या ना हो, पर आप मजबूरी में काम ना करें। ये आपको समय की आजादी देता है। आप तय करते हैं कि आप अपना समय कैसे बिताएंगे, आपकी नौकरी नहीं। समीक्षा के अनुसार यही कियोसाकी के लिए अमीर होने का असली मतलब है, न कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना। हाँ, ये सच है कि इसे बनाने में मेहनत, समय और पैसा लगता है, जिसे किताब शायद थोड़ा कम करके आंकती है, लेकिन लक्ष्य तो स्पष्ट है। ये लक्ष्य तो वाकई बहुत आकर्षक है। अच्छा, अब आते हैं छठे और अंतिम मुख्य सबक पर, जिसका जिक्र पहले भी हुआ, डर और लालच जैसी भावनाओं पर काबू पाना, ओवरकमिंग फियर एंड ग्रीड। हाँ, ये बहुत जरूरी है। समीक्षा बताती है कि पैसे खोने का डर, निवेश करने का डर, बिजनेस शुरू करने का डर, ये बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। हाँ, वो सुरक्षित रास्ता चुन लेते हैं, भले उसमें ग्रोथ की गुंजाइश कम हो। हाँ, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। दूसरी ओर रिच डैड का रवैया, जैसा समीक्षा बताती है, जोखिम को समझने और उसे मैनेज करने का था। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार थे और मौके वहां देखते थे जहां दूसरे खतरा महसूस करते थे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें आंख बंद करके जोखिम लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा ये साफ करती है कि ये लापरवाही या जुआ खेलने के बारे में नहीं है। ये है गणनात्मक रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में। अच्छा। ये निवेश और बिजनेस के मनोवैज्ञानिक पहलू पर जोर देता है। डर लगना स्वाभाविक है, इंसान है तो डर लगेगा। लेकिन समीक्षा के अनुसार सफल लोग डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वे सीखते हैं, विश्लेषण करते हैं, जानकारी जुटाते हैं और फिर कदम उठाते हैं। इसी तरह लालच भी गलत फैसलों का कारण बन सकता है। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में गलत जगह पैसा लगा देना।
इसलिए अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें मैनेज करना, ना कि उनके कंट्रोल में आ जाना, ये कियोसाकी के दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है। तो ये थे वो 6 मुख्य सबक जो समीक्षा इस किताब से निकालती है। अब बात करते हैं कि समीक्षा किताब की किन बातों को इसकी ताकत मानती है और किन को कमजोरी। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हाँ, ताकतों में समीक्षा कहती है कि किताब की भाषा बहुत सरल है, कहानी जैसी है, जो इसे उन लोगों के लिए भी समझना आसान बनाती है जिन्हें फाइनेंस की कोई खास समझ नहीं है। हाँ, ये तो है। ये पैसे के प्रति लोगों का नजरिया बदलने की क्षमता रखती है और फाइनेंशियल लिटरेसी के महत्व को उजागर करती है। क्या आपको लगता है कि यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है? हाँ, समीक्षा इस बात से पूरी तरह सहमत दिखती है। किताब की सबसे बड़ी ताकत शायद इसकी प्रेरणादायक प्रकृति ही है, मोटिवेशनल वैल्यू। ये जटिल लगने वाले फाइनेंशियल आइडियाज को बहुत सरल बना देती है और पढ़ने वाले को ये महसूस कराती है कि हाँ, वो भी अपनी वित्तीय स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। एक उम्मीद जगाती है। बिल्कुल, मानसिकता में बदलाव लाने में ये खास तौर पर असरदार हो सकती है और वो अक्सर किसी भी फाइनेंशियल सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। समीक्षा मानती है कि एक वेकअप कॉल के रूप में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सही। समीक्षा कुछ कमजोरियों को भी रेखांकित करती है। एक मुख्य आलोचना ये है कि किताब मानसिकता और फिलॉसफी पर तो बहुत ध्यान देती है, लेकिन व्यवहारिक कैसे करें, मतलब हाउ टू, उस पर कमजोर है। ये कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या बिजनेस शुरू करने के स्टेप बाय स्टेप तरीके नहीं बताती। सही बात है, ये कोई गाइड बुक नहीं है। समीक्षा ये भी कहती है कि कुछ विचार थोड़े आदर्शवादी, मतलब आइडियलिस्टिक लग सकते हैं। जैसे ये मान लेना कि हर कोई एक सफल उद्यमी बन सकता है या बनना चाहता है। हाँ। या फिर संपत्ति बनाना उतना आसान है जितना किताब में लगता है। क्या ये आलोचना आपको जायज लगती है? समीक्षा के अनुसार ये आलोचना काफी हद तक जायज है और मैं भी इसे सहमत हूँ। इसे एक प्रैक्टिकल टेक्निकल गाइड बुक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये क्यों और क्या पर ज्यादा फोकस करती है, कैसे पर कम। मतलब मोटिवेशन ज्यादा है, एक्शन प्लान कम। हाँ, कह सकते हैं। समीक्षा इसे एक प्रेरक या दृष्टिकोण बदलने वाली किताब के रूप में देखती है, न कि एक प्रैक्टिकल मैनुअल के रूप में। और ये भी सच है कि किताब में जो सफलता का रास्ता दिखाया गया है वो शायद सभी के लिए संभव न हो या सभी वो चाहें भी नहीं। समीक्षा का निष्कर्ष यही लगता है कि भाई, प्रेरणा लेने के बाद प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए आपको कहीं और देखना होगा, दूसरे रिसोर्सेज की तरफ जाना होगा। कियोसाकी जोखिमों को कम आंकते हैं और सफलता को शायद जरूरत से ज्यादा आसान दिखाते हैं। ये आलोचना भी समीक्षा में कहीं ना कहीं छिपी हुई है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इस समीक्षा के आधार पर हम रिच डैड पुअर डैड के बारे में आखिर क्या कह सकते हैं? ऐसा लगता है कि समीक्षा का जो मुख्य संदेश है वो ये है कि ये किताब रातों रात अमीर बनाने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पैसे और संपत्ति के बारे में सोचने का एक शक्तिशाली नया फ्रेमवर्क देती है, एक मानसिकता में बदलाव लाती है। हाँ, माइंडसेट शिफ्ट। ये वित्तीय साक्षरता की जरूरत पर जोर देती है और लोगों को उस पारंपरिक चूहा दौड़, मतलब रेस से बाहर सोचने के लिए प्रेरित करती है। समीक्षा इसे फाइनेंशियल सफर के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट मानती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या बस अपनी सोच बदलना चाहते हैं। बिल्कुल। और अगर हम समीक्षा से एक अंतिम सबसे टिकाऊ विचार निकालना चाहें तो वो शायद यही है कि कियोसाकी इस बात पर कितना जोर देते हैं कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। समीक्षा इसी को किताब का सार मानती है। आपकी मानसिकता ही आपकी वित्तीय हकीकत की सीमाएं तय कर सकती है या करती है। सही। फाइनेंशियल तकनीकें सीखना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर सही सोच के बिना उस ज्ञान का प्रभावी इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। समीक्षा के अनुसार यही किताब का सबसे बड़ा योगदान है। ये एक बहुत ही सटीक अंतिम विचार है। और अब श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमारी इस पूरी चर्चा और समीक्षा पर आधारित है। सवाल ये है कि अगर ये किताब मानसिकता बदलने पर इतनी केंद्रित है लेकिन व्यावहारिक कदमों पर कमजोर है, तो कोई व्यक्ति इसकी प्रेरणा को, इस मोटिवेशन को